ओके, सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो, इसके अंदर जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा होगा, जल्दी जल्दी से हम इसको ओवरव्यू करते हैं। कंजम्पशन। कंजम्पशन हम लोगों ने जो बात करी थी वो बिल्कुल ऐसे ही था कि हमने कहा था कि इसका एक फंक्शन होता है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस इनकम प्लस एमपीसी टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम डीवाई। ठीक है, हमने ये चीज सीख ली थी, हमने ये चीज पढ़ ली थी। एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका कंजम्पशन, विच मींस बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं हाउस होल्ड्स फॉर देयर पर्सनल यूज, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट की नीयत से। देखो, एक तो कंजम्पशन होती है, एक तो एक्सपेंडिचर होता है जो आप करते हो इन्वेस्टमेंट की नीयत से कि यार ठीक है मैं पैसे लगाता हूँ, मैं पैसे खर्च करता हूँ, बट वो पैसे लगाने के पीछे आपका मकसद ये है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा नहीं यार, मैंने सिर्फ पैसा इस वजह से खर्च करना है ताकि जो है बेसिकली मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करूं, मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं, तो उसको हम कंजम्पशन बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और बेसिकली ये हमारे पास कंजम्पशन होता है। टू सेक्टर मॉडल होता है, सबसे पहली बात टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल बेटा क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। टू सेक्टर मॉडल में हमने ये बोला था कि ये एक बहुत सिंपल मॉडल है, और इसके अंदर हम अज्यूम ये करते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ दो कंपोनेंट पे लाई करता है, एक आपका कंजम्पशन हो गया और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। In a simple model, we will examine determinants of each component, consumption and investment of desired aggregate demand. कंजम्पशन हमें यहाँ पे पता है कि कंजम्पशन जो है वो हमारे इस तरह से होता है। सबसे पहले कंजम्पशन को रिवाइज करते हैं, इसके ग्राफ्स को देखते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। सो केनीजियन, ये जो बेसिकली है ना, इसको हम बोलते हैं केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन। केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन। और बेसिकली हम इसमें बोलते ये हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो स्पेंडिंग भी आपकी इंक्रीज होती है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जब वाई इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है सर, कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है। ठीक है, और इसका ग्राफ जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे ड्रॉ दोबारा कर देता हूँ। दूसरे पेज पे मैं बना देता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये जो है वो हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ये हमारा जो है बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन की डायग्राम है। यहाँ पे मैं बोलूँगा नेशनल इनकम जाएगा, नेशनल इनकम एनआई, और यहाँ पे बेसिकली हमारा कंजम्पशन जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर ये जो कंजम्पशन की लाइन है ये आपने ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट करी, आपने जो है बेसिकली थोड़ा ऊपर से क्यों स्टार्ट करी है? तो उसकी वजह ये है, यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन भी बना देता हूँ। दिस इज कंजम्पशन। ठीक है, ये जो बेसिकली बेटा डिस्टेंस है ना, ये आपका ऑटोनोमस इनकम है। बेसिकली केनीशियन कंजम्पशन मॉडल में हम एक अजम्पशन ये लेते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं कंजम्पशन है, दैट वुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। दिस implies that even when an income level is zero there will still be spending. The spending is called autonomous spending or consumption. ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार अगर एक बंदा कुछ अर्न नहीं कर रहा तो वो कुछ भी नहीं खा रहा होगा, वो कुछ ना कुछ फिर भी कंज्यूम कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? वो किसी से लोन लेगा, वो अपना कोई एसेट, पर्सनल एसेट सेल करेगा, अपनी गाड़ी बेचेगा या अपना घर बेचेगा, जो भी उसके पास पर्सनल एसेट मौजूद होगा वो बेच के अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, वो कुछ ना कुछ फिर भी कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑटोनोमस इनकम होता है। और इसके जो ऊपर वाला रीजन होता है इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
ओके, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। फिर उसके बाद अगली चीज हमने ये डिस्कस करनी है कि सर एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये एमपीसी का फॉर्मूला होता है। और एमपीसी होता क्या है सर? एमपीसी होता है अमाउंट ऑफ एवरी डॉलर अर्नड दैट इज स्पेंट। अमाउंट ऑफ एवरी डॉलर अर्नड, एक्स्ट्रा डॉलर अर्नड दैट इज स्पेंट। जो भी एक्स्ट्रा डॉलर आप अर्न कर रहे हो, वो जो आप स्पेंड कर रहे हो, वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रेट है फॉर द इकोनॉमी एज अ one. Any rise in income will lead to more spending but also some saving too. और एपीसी मैंने आपको बताया था क्या होता है। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई। कंजम्पशन अपॉन इनकम। यहाँ तक बेटा क्लियर है? मुझे बस चार्ट में बता दीजिएगा लिख के अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। ओके, जल्दी जल्दी फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमने बेटा यहाँ पे एक बात करी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में अभी हम सिंपल मॉडल रख रहे हैं, इसमें सिर्फ हम कंजम्पशन रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को नहीं रख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है हमारा 100 प्लस 0.8 वाई। ये मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। और मैंने बोला ऑब्वियसली इसके अंदर ऑटोनोमस इनकम जो है एआई वो मेरा 100 है, एमपीसी जो है वो मेरा 0.8 है। ठीक है। तो अब मैंने अगर आपको बोला कि इसका मुझे कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करके दिखाएं और मुझे इसमें बताएं कि इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे जो आपकी इनकम है वाई है वो बेसिकली बराबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, where the desired consumption level is equal to the income. The line is called 45-degree line or income line as the line has positive slope of unity and forms an angle of 45 degree with the axis. ये एक 45 डिग्री लाइन होती है और ये वो लाइन होती है जो मुझे ये शो करेगी यार जितना अर्न किया ना वो आपने कंज्यूम कर लिया, यानी कि कुछ आप सेव नहीं कर रहे हैं, इन इकोनॉमी में कुछ सेविंग नहीं हो रही, बस जितना कंजम्पशन कर रहे हो उतनी जो है वो आपकी स्पेंडिंग भी हो रही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसी के ही बराबर है। तो अगर इस तरह से कोई हमारे पास सवाल आ जाता है, लेट्स सपोज, अगर 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 इस तरह से हमारे पास पेपर में कोई सवाल आ जाता है जिसके अंदर वो मुझे बोलता है कि यार आप बताएं कि बेसिकली आपका क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा या इक्विलिब्रियम क्या होता है, थ्योरी में पूछ सकता है आपसे। मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज दूंगा जो इससे रिलेटेड पास पेपर्स में आए हुए हैं, आप लोग देख लेना। तो उसका बहुत सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बराबर कर देना है इनकम के। जैसे ये इस केस में है, तो इस केस में बिल्कुल सिंपल है, मैं करूंगा 100 प्लस 0.8 वाई इक्वल्स टू वाई। ठीक है। अब ये बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 100 अपॉन 1 माइनस 0.8 करेंगे क्या आएगा? 0.2। 100 अपॉन 0.2, 0.2 इक्वल्स टू वाई। कैसे निकला है? वाई, और जब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो ये माइनस 0.8 हो जाएगा, तो वाई माइनस 0.8 बराबर होता है 0.2 के। तो वाई इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.2 कर दिया और मुझे पता चल गया कि यार अगर मेरी इनकम जो है, नेशनल इनकम बेसिकली अगर 500 के बराबर आएगी तो ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बराबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली ऐसे होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, ये वाई एक्सिस है मेरा, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है मेरा। ठीक है। ये मेरी 45 डिग्री वाली लाइन है और ये लाइन जो है मैंने कंजम्पशन की बना दी। पेपर में भी ऐसे ही ड्रॉ करना होगा आप लोगों को। ये जो है बेटा, ये वाला पॉइंट आपकी नेशनल इनकम होगी, ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपकी कंजम्पशन का होगा। ये हम बोलेंगे y इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और ये मेरी कंजम्पशन की लाइन है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा $500 के, जहां पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारा जो y है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, वेयर द डिजायर्ड कंजम्पशन लेवल इक्वल्स टू द इनकम।
The line is called 45-degree line or the income line as the line has positive slope and forms an angle of 45 degree with the axis. ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप ये सवाल होना चाहिए सर अगर 500 से ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर क्या है? अगर 500 से ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं ना बेटा तो उसको हम बोलेंगे कि आप सेविंग कर रहे हो। अगर 500 से कम अर्न कर रहे हो तो उसका मतलब है डिस सेविंग है, यानी कि बोरोइंग। अगर मैं 500 अर्न करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना मैं सेविंग कर रहा हूँ ना मैं बोरोइंग कर रहा हूँ, मैं 500 कमाता हूँ 500 खर्च कर देता हूँ। 500 से ज्यादा अगर आप अर्न कर रहे हो, $500 से एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, तो लेट्स सपोज $600, तो आपने कहा कि यार कंजम्पशन जो है वो 500 है और लेट्स सपोज जो बेसिकली वो अर्न कर रहा है वो 600 है, तो फिर 100 की सेविंग होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, तो 500 से जो भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो ना वो आपकी सेविंग। इस पॉइंट से ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है इसके आगे आप जो भी अर्न कर रहे हो वो आपकी सेविंग है। और 500 से कम अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो मतलब बोरोइंग आप कर रहे हो, जाहिर सी बात है अपने एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप 500 से कम अर्न कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि टू द लेफ्ट ऑफ y इक्वल्स टू 500 c इज ग्रेटर देन y एंड क्लियरली इंडिविजुअल्स will be borrowing or drawing on their past saving. This situation is called डिस सेविंग। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिस सेविंग अगर आप 500 से कम अर्न कर रहे हो। टू द राइट अगर हम अपने सीधे हाथ पे देखें तो कंजम्पशन कम है इनकम ज्यादा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स सेविंग, कि भाई आप सेविंग कर रहे हो। ठीक है, और आपका जो बेसिकली सेविंग है वो पॉजिटिव है। वी डिफाइन सेविंग्स एज डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि जो इनकम है ना, अगर मैं इनकम बोलूं वाई डी बराबर होगा कंजम्पशन के और सेविंग के। ठीक है, तो सेविंग किसके बराबर होगा? सेविंग बराबर होगा, हम बोल सकते हैं वाई डी इनकम माइनस कंजम्पशन। तो एक्सेस जो अमाउंट बच रहा होगा वो आपकी सेविंग है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं आप लोगों को सेविंग फंक्शन भी शो कर देता हूँ। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सबको समझ आ गया? जी बेटा। Sir, so मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। बेसिकली मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। हम वो रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली टू सेक्टर मॉडल जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर बेसिकली हम बोलते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा बराबर, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो सबसे पहले हमने बात करी कंजम्पशन की। मैंने ये बताया कि यार कंजम्पशन का मतलब होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज आप अपने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर रहे हो। एक तो देखो एक्सपेंडिचर वो होता है कि भाई मैंने किया लेकिन मेरा मकसद वो एक्सपेंडिचर करने का था कि मुझे उस पर प्रॉफिट मिला। कंजम्पशन वो नहीं है। कंजम्पशन होता है कि यार आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो आपकी कंजम्पशन है। आपने कोई चीज परचेज करी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो आपकी कंजम्पशन है। ठीक है, और जो किनी इसको हम बोलते हैं किनीजियन कंजम्पशन फंक्शन। केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनमस इनकम प्लस एमपीसी टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम। ऑटोनमस इनकम वो इनकम होती है जो आपको हर हाल में चाहिए, रिगार्डलेस आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, यानी अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम जीरो भी होगी तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होगे। इसके अंदर एक अजम्पशन हम ये लेते हैं कि कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। कंजम्पशन कभी भी बेटा जीरो के बराबर नहीं हो सकती, कंजम्पशन फिर भी कुछ ना कुछ हो रही होगी। यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे हमारा नेशनल इनकम है, वाई एक्सिस पे हमारी कंजम्पशन है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने बस यही बोला है कि कंजम्पशन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, कंजम्पशन हमेशा जो स्टार्ट होता है ना वो ऑटोनमस इनकम से होगा। तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली ओरिजिन से लेके ऑटोनमस इनकम तक, तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमारा ऑटोनमस इनकम का ही है। और उसके आगे जैसे जैसे वो इंक्रीज करता जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग है, तो वो हमारी कंजम्पशन की लाइन है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, ये बात हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने एमपीसी का फॉर्मूला डिस्कस किया। एमपीसी का बेटा फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, ये बस रेट है, मतलब बेसिकली ये आपको बस ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एवरी डॉलर स्पेंट दैट इज अर्न, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये बस स्लोप है। ये आपको बस रेट बता रहा है, दैट्स इट।
फिर हमने डिस्कस किया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। फिर एक यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस करी है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 वाई। 100 हमारा ऑटोनोमस इनकम है और 0.8 हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब मैंने यहाँ पे ये बोला कि यार मुझे ये मालूम करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा बेसिकली हमारा वो जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर है डिस्पोजेबल इनकम के, वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ये मैंने वर्किंग करी। ये वर्किंग करने के बाद मुझे पता चल गया कि यार मेरा जो बेसिकली इक्विलिब्रियम इनकम है वो $500 है, $500 है। तो कहने का ये मेरा मकसद है कि यार अगर $500 अर्न करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, तो मैं ना सेविंग कर रहा हूँ ना मैं बोरोइंग कर रहा हूँ। $500 का मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन बराबर है मेरी इनकम के, Y=C। ये जो आपको ओरिजिन से लाइन स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है ना, ये इनकम की लाइन है, 45 डिग्री लाइन है इसको हम कहते हैं। और ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है इनकम वाली लाइन। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, $500। यानी कि अगर मैं $500 अर्न कर रहा हूँ तो ना मैं बेसिकली कंजम्पशन, ना मैं बेसिकली सेविंग कर रहा हूँ, ना मैं बेसिकली डिस सेविंग कर रहा हूँ, बोरोइंग भी नहीं कर रहा। 500 से ज्यादा अर्न करता हूँ तो सेविंग है, 500 से कम अर्न करता हूँ तो मैं बोरो कर रहा हूँ। 400 अर्न करूंगा तो मतलब मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी, मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। अगर 500 से आप कम अर्न कर रहे हो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बेटा लिख दिया। फॉर्मूला होता है Y=C+S, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर मुझे आपको सिर्फ एस चाहिए, सेविंग चाहिए, तो आप बोलोगे Y-C, कंजम्पशन इनकम माइनस कंजम्पशन। तो आपको जो है आपका सेविंग पता चल जाएगा। उसके बाद बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो है सेविंग का फंक्शन। तो वो भी बेटा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सही है। वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है। और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। मैंने बोला ये y बराबर है $500 के, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ y=C, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ y=C, -100। और सेविंग फंक्शन, ये सेविंग लाइन क्या बनेगी, S=- -100 प्लस 0.21। इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये हमारी सेविंग लाइन बनेगी, S=-100 प्लस 0.2 y। अब ये आपका सवाल होगा कि सर ये कैसे आपके पास आया। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे आया। सेविंग का फॉर्मूला, सेविंग फंक्शन क्या होता है, S=- ऑटोनोमस इनकम प्लस 1 माइनस MPC टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम। नेगेटिव AI क्यों लिख रहा हूँ, नेगेटिव AI इस वजह से लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी बेसिकली कंजम्पशन जो है वो ऑटोनोमस इनकम के बराबर है, लेट्स सपोज, तो उस केस में मतलब मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस सेविंग कर रहा हूँ। मतलब मैं किसी से उधार ले रहा हूँ, उधार लूंगा तो जाहिर सी बात है वो बोरोइंग में जाएगा ना, और बोरोइंग तो आपका हमेशा नेगेटिव होता है। इस वजह से बेटा मैंने यहाँ पे नेगेटिव AI लिखा है। नेगेटिव AI बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपका जो बेसिकली यहाँ पे सेविंग है वो नहीं है, बल्कि डिस सेविंग है, बोरोइंग है, ठीक है। और 1 - MPC बराबर होता है MPS के। 1 - MPC इक्वल्स टू MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, विच शोज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम दैट इज सेव्ड, प्रोपोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम दैट इज सेव्ड, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है बेटा, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली एक और होता है APC प्लस APS इक्वल्स टू 1, ये भी 1 के बराबर होता है, which basically suggests that income is either saved or spent।
यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? ये समझ आया ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है? ये मैंने सेम इक्वेशन यूज करी है, सेम फंक्शन यूज करा है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? कोई भी एक बच्चा मुझे बता दे, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम बेसिकली डिस्कस ये करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स कंजम्पशन और सेविंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन स्लैश सेविंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंजम्पशन या सेविंग को इम्पेक्ट करेंगे? सबसे पहला तो बेटा फैक्टर आ जाएगा इनकम। इनकम सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी कंजम्पशन को और सेविंग को। कैसे? क्योंकि इनकम जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली प्लान्ड कंजम्पशन का। Any changes in disposable income will result in movement along the consumption function। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा कमाओगे तो खर्च भी ज्यादा करोगे, सेव भी ज्यादा करोगे। कम कमाओगे तो आपका कंजम्पशन भी कम होगा और रिलेटिवली सेविंग भी आपकी कम होगी। दूसरा जो फैक्टर है बेटा जो अफेक्ट करता है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज सिंपली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमें सिंपली बेटा ये बताता है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, मैं आपको ये समझाता हूँ, जब मेरा इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो लोग ना सेविंग कम करेंगे। सेविंग कम हो जाएगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग सेव क्यों करते हैं? सेव लोग करते हैं रिटर्न की खातिर कि यार चलो मैं पैसे रख देता हूँ बैंक में, मुझे उस पर कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर मैं बोलूंगा यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो ये तो डिस्करेज करेगी ना बंदे को कि यार सेविंग का फायदा ही नहीं है, हमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा या बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे और सेविंग कम कर देंगे। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट मैं बढ़ा दूं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होगा बेटा कि लोग बेसिकली सेविंग फिर ज्यादा करने लग जाएंगे और कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि उस केस में उनको ज्यादा फायदा होगा कि यार सेव करने से रिटर्न अच्छा मिल रहा है, लेकिन कंजम्पशन करने का फायदा नहीं है, ज्यादा सेव करो। ठीक है? तो एक ये फैक्टर होता है आपका। फिर एक और फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है, वो है बेटा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप लोगों ने पढ़ा है एएस में भी। इन्फ्लेशन इज बेसिकली परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। यानी कि जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं, जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाते हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे भी बहुत सिंपल है, जब महंगाई ज्यादा होगी तो लोग अपना एक्सपेंडिचर कम करना शुरू कर देंगे, लोग जो है कंजम्पशन डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, भाई आने वाले वक्तों में लग रहा है कि 6 महीनों में या 1 साल बाद महंगाई और बढ़ जाए, चीजें और महंगी हो जाएंगी। तो लोग फिर करंट कंजम्पशन बढ़ा देंगे कि यार चीजें स्टोर करके रख लो, जो चीजें स्टोर कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि अब महंगाई और बढ़ने वाली है, आगे चीजें और महंगी होने वाली है। तो वो पॉसिबल है कि हाँ यार, लग रहा है मुझे कि 2 महीने बाद महंगाई और बढ़ जाएगी, 3 महीने बाद चीजें और महंगी हो जाएंगी, तो अभी स्टोर कर लो, जो चीजें एटलीस्ट आप स्टोर कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि आगे चीजें और महंगी हो जाएंगी। वो एक अलग सिनेरियो हमारा होता है। और क्या हो सकता है बेटा? एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, एक और ये फैक्टर होता है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। सही है? वो भी बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। नंबर 4, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। इसमें क्या आता है? एक्सपेक्टेशन, लेट्स सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग a better future economic prospects, so people expects an increase in real income and will also tend to encourage household to increase their consumption now by borrowing more. Similarly, if people are pessimistic
about future. So people might reduce their consumption now, ठीक है, because of risk of unemployment, ठीक है, and rise in taxation or fall in real wages. तो अगर एक्सपेक्टेशन अच्छी होंगी तो लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे, अगर एक्सपेक्टेशन बुरी होगी तो फिर लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे. ये बेसिकली हमारे चंद फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस कर लिया है.